नमस्कार, मैं हूँ सिविल लॉयर एन के अग्रवाल। आज हम हिंदू लॉ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब दादलाई संपत्ति और सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब स्व अर्जित प्रॉपर्टी। हिंदू लॉ में दो प्रकार की प्रॉपर्टी कही गई है, एक दादलाई संपत्ति, एक सेपरेट प्रॉपर्टी। दादलाई संपत्ति वह संपत्ति है जो एक हिंदू अपने पिता से, बाबा से और परबाबा से, फादर से, ग्रैंडफादर से एंड ग्रेट ग्रैंडफादर से इनहेरिट करता है, वह उसके हाथ में एंसेस्टर प्रॉपर्टी कही जाती है। सेपरेट प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो मेल हिंदू स्वयं अर्जित करता हो, उससे स्वयं अर्जित करके बनाई हो, या किसी भाई से, चाचा से या किसी रिश्तेदार से उसको विरासत में मिली हो या किसी और प्रकार से मिली हो, यह उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इसका ओनर, सेपरेट प्रॉपर्टी का ओनर एब्सोल्यूट ओनर होता है। उसको हक होता है कि उस प्रॉपर्टी को चाहे जिस तरह से इस्तेमाल करे, चाहे जिस तरह से उसको प्रयोग में लावे, चाहे जिसको दे, चाहे जो भी कुछ करे। इससे इसमें किसी और परिवार के सदस्य का दखल नहीं होता है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी की खूबी यह है कि अगर जिस व्यक्ति को ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिली है, अगर उसके बेटा है, पोता है या परपोता है, यानी सन है, ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन है, तो इन तीनों को उसमें जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। हिंदू लॉ में ये एक नियम है, कानून है कि बेटा, पोता और परपोता, इनको जन्म से प्रॉपर्टी में हक मिलता है। और प्रॉपर्टी चूँकि दादलाई ही रह गई है, सेपरेट प्रॉपर्टी से तो कोई ताल्लुक रहा ही नहीं है, इसलिए इस दादलाई संपत्ति में बेटे को, पोते को और परपोते को जन्म से ही अधिकार मिल जाता है। ये जन्म से मिलने वाला अधिकार ही ये उसको कोपासना कहलाता है। अपने फादर के साथ वो कोपासनर हो गए। इसको एक उदाहरण से समझाया जा सकता है कि अगर ए ने एक प्रॉपर्टी अपने फादर से इनहेरिट की है, तो ए के पास वो प्रॉपर्टी दादलाई हो गई। और ए की अगर बेटा है, तो उस बेटे का अधिकार, ज्वाइंट ओनरशिप फादर के साथ उस प्रॉपर्टी में हो गई। इसको हम को पार्टनर कह देते हैं। बेटे को हम को पार्टनर कह देते हैं कि फादर के साथ वो को पार्टनर हो गया। इसी प्रकार से अगर प्रॉपर्टी होल्डर के एक लड़के की बजाय दो या तीन लड़के हैं, वे भी तीनों लड़के भी जन्म से अधिकार मिल जाता है और वो भी उसके साथ पार्टनर हो जाते हैं। एक और उदाहरण दें कि अगर उसके पास तीन लड़के हैं और एक लड़का जीवित है, दो दूसरा लड़का की मृत्यु हो चुकी है, उसका लड़का है यानी पोता है, तीसरे लड़के की मृत्यु हो चुकी है और उसके पोते की मृत्यु हो चुकी है, उसका लड़का है और पोता है। तो ये तीनों बच्चे जो हैं, तीनों जो बेटा, पोता, परपोता है, ये दादलाई संपत्ति में हकदार हो जाएंगे और ये तीनों कोपार्टनर कहलाएंगे। तो कोपार्टनर का कंसेप्शन ये है कि ये इस तरह से दादलाई संपत्ति में इनको हक मिल जाता है, वो कोपार्टनर कहलाते हैं और इन तीनों के परिवार को कोपार्टनर कहते हैं। कोपार्टनरी एक टेक्निकल वर्ड है, ये एक कानूनी तरीके से बनाई हुई छोटी बॉडी है जो हिंदू संयुक्त परिवार की बॉडी से बहुत छोटी है। हिंदू संयुक्त परिवार में तो एक कॉमन एंसेस्टर होता है, एक उनके पोते, लड़के, उनकी बहुएं, डॉटर्स होती हैं, अनमैरिड डॉटर्स होती हैं, जो डॉटर्स शादी हो गई वो दूसरे परिवार में चली जाती हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी और एंसेस्टर प्रॉपर्टी में एक अंतर और है कि मरने के बाद एंसेस्टर प्रॉपर्टी शेष को पार्टनर को मिल जाती है, उसके वारिसान को नहीं जाती। और सेपरेट प्रॉपर्टी उत्तराधिकार के रूप में सक्सेशन से उनको चली जाती है। ये जो अंतर है, ये एक विशेष अंतर है। जैसे कि अगर ए एक पार्टनर है
उसकी डेथ हो जाती है और उसके कोई बेटा नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे को पार्टनर को सर्वाइवरशिप से चली जाएगी। और अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है तो वो दूसरे को सर्वाइवरशिप से नहीं जाएगी, बल्कि जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, जो सक्सेसर होंगे, वो प्रॉपर्टी उनको चली जाएगी। एक विशेष बात ये है कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में फीमेल मेंबर नहीं हो सकती, नहीं होती है। और यही कारण है कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में ना तो महिलाओं को कोई हक मिला है, ना सिस्टर्स को हक मिला है, या डॉटर्स को हक मिला है। तो ये एक मेल प्रधान सिलसिला चलता रहता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी का, कोपार्शनरी का। और इसमें ये कोपार्शनरी 3 जनरेशन तक लिमिट रहती है। यानी इसमें पोता, परपोता और पोता और बेटा, ये तीनों ही सिलसिला आगे चलता रहता है। अगर एक की डेथ हो जाती है तो वो आगे को चली जाती है, लेकिन 3 से ज़्यादा पीढ़ी इसमें शामिल नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ऊपर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर की संपत्ति में भी इनको इनहेरिटेंस मिलता है, और वो भी उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। जैसे मैंने पहले ऊपर मिसाल दी कि ए अगर प्रॉपर्टी अपने फादर से लेता है तो उसमें उसके बेटे, पोते, परपोते को राइट मिल जाता है। अगर वो प्रॉपर्टी ए से अपने फादर से ना लेकर ग्रैंडफादर से लेता है या ग्रेट ग्रैंडफादर से इनहेरिट करता है, तब भी वो यही पोजीशन है। इसी कारण से ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़कों को कोई हक नहीं मिला है, क्योंकि उनको माने नहीं है। अब धीरे धीरे इस बात को महसूस किया जाने लगा कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी बराबर का हक बनना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें संशोधन हुआ था वर्ष 1956 में, जब 1956 में ये हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ। उसमें सेपरेट प्रॉपर्टी में तो लड़कियों को बराबर का हिस्सा दिया गया लड़कों के साथ, लेकिन दादलाई संपत्ति में एक धारा 6 बनाई गई। उस धारा 6 के अंतर्गत बहुत सूक्ष्म अधिकार दादलाई संपत्ति में दिया गया, लेकिन उससे भी संतुष्टि नहीं हुई, और ये रहा कि लड़कों के साथ लड़कियों को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अतः 2005 में एक नया कानून पास हुआ। उस कानून के तहत हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 6 को डिलीट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह एक नया कानून, नई धारा उसमें लगा दी गई, धारा 6। उस धारा 6 के अंतर्गत लड़कियों को भी को पार्टनर मान लिया गया। जब लड़कियों को भी को पार्टनर मान लिया गया लड़कों के साथ में, तो बराबरी का अधिकार प्राप्त हो गया। जैसे हमने ये बताया, ऊपर बताया कि दादलाई संपत्ति में केवल पोता, बेटा और परपोते का अधिकार था। अब उसमें लड़कियों का को भी ये अधिकार मिल गया कि जिस तरह से लड़का को पार्टनर माना जाने लगा, उसी तरह से लड़की को भी को पार्टनर, डॉक्टर को भी को पार्टनर माना जाएगा, और वही सेम राइट और सेम लाइबिलिटीज, सब कुछ वैसे ही अधिकार होगा जैसे कि बेटे को पार्टनर को होता है। ये एक नया अध्याय जुड़ा हुआ है, और इससे अब लड़कियों को भी बराबर का अधिकार लड़कों के साथ मिल चुका है। धन्यवाद।